कैसे हैं आप सभी। आज हम आप सबके सामने आए हैं लाइव क्लासेस में। तो आज हम सब देखने वाले हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्लास 12 का क्वेश्चन। 2027 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये 5 क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 चैप्टर से हम इस क्वेश्चन को निकाले हैं। चैप्टर नंबर 1 ईटे मन की तथा अस्थियां और चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से हम आप सबके लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो बिल्कुल देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। मैं एकदम ही डिटेल से इस वीडियो में समझाया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ एकदम डिटेल से, आसान भाषा में। कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा समझ सकता है, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ये 5 क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझ सकता है। तो देखिएगा आप, और इसे लिखने का जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को लिखिएगा नहीं, सिर्फ 2 या 3 बार इस वीडियो को एकदम मस्त से देखिएगा शांति मन से, तो ऑटोमेटिक ही आपका ये मेमोरी में, माइंड मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो हम सब बढ़ेंगे अब 5 क्वेश्चन की ओर, ऑफ मोस्ट दिस 5 क्वेश्चन। तो देखते हैं हम सब पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख के अंदर निम्नलिखित है, इस तरह हम लिखेंगे। पहला एक लाइन लिखा जाता है इस तरह, ताकि आंसर अगर कॉपी सहने वाला हो तो आंसर एकदम समझ जाता है कि बच्चा एकदम मस्त लिखा है, तो आंसर फुल में फुल मिलना चाहिए, 5 में 5 मार्क्स। पहला है मोहनजोदड़ो, पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, लोथल, तीसरा कालीबंगा और राखीगढ़ी, सुतकेंडोर, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, सुतकेंडोर, कोटदीजी, रोपर, रंगपुर आदि सब ये भी प्रमुख। लेकिन इनमें से 11 जितने भी हम आपको बताए, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल, कालीबंगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र था तो वह था मोहनजोदड़ो, और दूसरे बाद हड़प्पा, फिर था लोथल, चौथा नंबर पे था कालीबंगा। क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि। यह कार्बन 14 विधि क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई कंकाल या फिर कोई वस्तु कितना पुराना है। जैसे हम खनन किए, हड़प्पा सभ्यता का पता कैसे लगा, हमारे खनन के द्वारा। खनन किए ज़मीन के अंदर, तो उसके अंदर जो भी सामान मिला, जैसे हड़प्पा सभ्यता का कोई भी जैसे स्नानागार मिला, तो हम कैसे जाने कि ये कितना पुराना है। तो वही कार्बन 14 विधि के, और जो भी कंकाल मिला आदमी को, जो भी दफनाया गया था, वो कार्बन 14 विधि से ही हमें पता चला कि कितना पुराना कोई वस्तु है। यही है कार्बन 14 विधि। तो डिटेल में एक्सप्लेनर हम देख रहे हैं कि तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। क्या है तिथि निर्धारित करने वाले वैज्ञानिक विधि को हम कार्बन। इस विधि के अनुसार हम किसी भी जीव वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 12 क्या है वो भी आपको हम डिटेल में बताएंगे, और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कार्बन 12 है किसी कंकाल के अंदर, तो वो समान मात्रा में शरीर में पाया जाएगा या फिर किसी वस्तु में, और कार्बन 14 भी समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में, न जीवित अवस्था में कार्बन 12 कार्बन 14 एकदम समान अवस्था में रहेगा, और मृत्यु हो जाएगा, उसे दफना दिया जाएगा किसी भी कंकाल को या फिर किसी वस्तु का उम्र खत्म होने के बाद कार्बन 12 कम होता है। कार्बन 12 नहीं, सॉरी, कार्बन 12 तो स्थिर ही रहता है, मतलब कार्बन 12 समान ही रहता है, मगर कार्बन 14 निरपेक्ष निरपेक्ष क्षय होने लगता है, मतलब यह घटने लगता है। कार्बन 14 का अपक्षय होने लगता है, और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होगी, तो वह ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा कि यह पदार्थ बहुत पुराना है और प्राचीन है। जैसे यहाँ बोल रहा है वो पदार्थ पुराना है। कहने का अर्थ यह है कि कार्बन 12 और कार्बन 14 किसी भी शरीर में जीवित की अवस्था में एकदम समान रहता है। मृत्यु के बाद जब अपक्षय होने लगता है, तो कार्बन 12 का कुछ भी नहीं होता है, जैसा रहता है वैसा ही रहने देता है, और कार्बन 14 हमेशा बदलता रहता है, अपक्षय होने लगता है। और जितना पुराना होगा कार्बन 14, उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह पदार्थ या फिर यह वस्तु या जीव या कंकाल कितना पुराना है। इसी तरह पता लगाते हैं हमारे वैज्ञानिक कार्बन 14 के विधि के जरिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। अशोक कहने का अर्थ है कि अशोक अपना धर्म कब प्रारंभ किया। धर्म का मतलब होता है धर्म का प्रचार करना। अशोक ने धर्म का प्रचार करना कब प्रारंभ किया, जब कलिंग युद्ध हुआ, तब उसके समय इतना लाखों आदमी मरा और घायल हुआ। खून सब देख के उसका दिल
एकदम दहा गया और वह कहने लगा कि यह सब गलत है। इसलिए इंसान को अहिंसा अपनानी चाहिए, आदर करनी चाहिए, हर धर्म को समान अवसर देनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इसलिए अशोक ने उसी समय बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म का मेन मकसद था अहिंसा को अपनाना, आदर देना, नैतिकता देना, सभी धर्म को सम्मान देना, एकदम सरल तरीका से जीवन यापन करने का तरीका था बौद्ध धर्म जब के समय में। लगभग 250 ईसा पूर्व की बात है, ईसा पूर्व बीसी की बात है। तो वह पहले की बात है, अशोक ने इस तरह से अपना धर्म नीति अपनाया। लेकिन एक बात जरूर है, अशोक ने जो धर्म नीति अपनाया वो अपने प्रजा पर लागू नहीं किया, वह अपने बेटा बेटी को श्रीलंका आदि देशों में धर्म को प्रचार करने के लिए भेज दिया। धर्म को प्रचार करने के लिए किस धर्म को? बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए दूसरे देश भेज दिया, लेकिन अपने प्रजा को वो कभी भी धर्म अपनाने की दबाव नहीं डाला। जबकि वो एक राजा भी होने के बावजूद भी अपने प्रजा को धर्म अपनाने की कोई सलाह या फिर कोई दबाव नहीं बनाया। तो देखते हैं हम सब डिटेल और एक्सप्लेनर के साथ अशोक का धम्म नीति से आप क्या समझते हैं। अशोक का धम्म नीति का मतलब है प्रजा के नेतृत्व और सामाजिक सुधार के लिए बनाए गए नियम। ये प्रजा के लिए ही बनाए थे, लेकिन प्रजा पर लागू नहीं करते थे। इसके मुख्य तत्व है, मतलब क्या क्या बताए गए थे अशोक ने अपने धम्म नीति में। तो अहिंसा और आदर करना और नैतिकता रहना और सत्य बोलना। अहिंसा इंसान, जानवर और पेड़ पौधों की हत्या से रोकना। अहिंसा होता है किसी का हत्या ना करना, किसी का खून, किसी का जान नहीं मारना। आदर सभी धर्मों का सम्मान व्यवहार करना, सभी धर्म के साथ सम्मान रहना। अभी तो देखते हैं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता है, जबकि सोच समझ सकते हो 250 ईसा पूर्व की बात है और अशोक इस तरह की आदर का सम्मान कर रहे थे। और नैतिकता, सही आचरण और नैतिक जीवन जीने पर जोर देता था। आचरण सही होना चाहिए, नैतिक जीवन सही होना चाहिए और सत्य बोलना हमेशा सिखाता था। सत्य बोलो। लोग को लोग को ईमानदार और सत्यवादी बनाने के लिए प्रेरित करा। और एक अगला प्रश्न पूछता है कि अशोक ने धर्म नीति को किस किस स्थान पर फैलाया। अशोक ने धर्म नीति को कहाँ कहाँ फैलाया और किसने फैलाया? अशोक के बेटी और अशोक के बेटा ने फैलाया था और श्रीलंका आदि देशों में बहुत सारा, चीन में फैलाया। देखिए अभी तो पूरा चीन बौद्ध धर्म ही अपना रहे, पूरा चीन बौद्ध धर्म। जैसे भारत अभी हिंदू धर्म का है तो उसी तरह चीन पूरा बौद्ध धर्म को अपनाता है। अगला प्रश्न हम सब देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न नंबर 4 5 नंबर का प्रश्न है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। प्रश्न 4 कहता है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसका बहुत सारा रीजन है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामाजिक जीवन सही थी और स्थापत्य कला सही थी। स्थापत्य कला क्या होता है अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। मूर्ति कला भी सही थी, चित्रकला भी सही थी, शिक्षा और विज्ञान भी सही थी और उसी समय में आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक भी आए। सबसे पहले तो हम समझ जाते हैं कि स्वर्ण युग कहने का अर्थ क्या है। मतलब समाज एकदम खुशी रहे ना, समाज और देश में हमेशा पैसे की कोई कमी नहीं होना, इसी को हम स्वर्ण युग कह देते हैं। इसलिए जबकि प्राचीन भारत स्वर्ण युग था। कैसा युग था? जब अभी कैसा बोलते हैं कि कलयुग है, मतलब सब कुछ गलत सलत है। और जब सोने का युग था, सोच सकते, इसीलिए तो भारत को सोने का चिड़िया भी कहा गया था, सोने का चिड़िया का उपाधि दे दिया। सोच सकते हो प्राचीन भारत हमारे कैसे थे? स्वर्ण युग थे। किस युग को? गुप्त काल। जब गुप्त काल चल रहा था, जैसे अशोक का शासन चला तो अशोक काल कह सकते हैं, गुप्त वंश का शासन चला तो गुप्त काल कह सकते हैं, उसी समय की बात है। तो भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता था। तो हम देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनर के साथ स्वर्ण युग भारत को क्यों कहा जाता है गुप्त काल में। गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय था। हम सब जानते हैं कि भारतीय इतिहास इस तरह लिखने का एक सही फॉर्मेट होता है, जिससे हम इस तरह लिखेंगे कि गुप्त काल भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय था। तो हम किसी भी काल को लिख सकते हैं इस बात को उठा के। इस काल में जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। इस कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में मतलब गुप्त काल में जीवन में हर हर एक क्षेत्र में विकास, उन्नति बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए इसे स्वर्ण युग की उपाधि दी गई। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है, जैसे हम सब देखेंगे। सामाजिक कारण देखें, सामाजिक कारण में है गुप्त काल में स्वर्ण युग क्यों हुआ। सामाजिक कारण के अंतर्गत हम देखेंगे कि गुप्त काल में समाज व्यवस्थित था। समाज 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था। या वर्ण व्यवस्था थी, फिर भी समाज में शांति और व्यवस्था बनी हुई थी। सोच सकते हैं समाज में 4 एकदम वर्ण व्यवस्था था, 4 जातीय व्यवस्था था, तब भी समाज में शांति फैली हुई थी और सही माहौल थे, इसलिए स्वर्ण युग बन गया। ऐसे थोड़े बनते हैं सिर्फ बोलने से विश्वगुरु, लेकिन विश्वगुरु के नाम पे कुछ नहीं होगा।
स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, इस कला में मंदिर का निर्माण बहुत विकास हुआ, मंदिर का निर्माण बहुत ज़्यादा विकास हुआ। देख सकते हैं कि अभी भी प्राचीन मंदिर देखेंगे तो बेगर खंभा पर ये टिक जाता है पूरा एकदम मंदिर। आप सोच सकते हैं कि कितना दिमाग लगाया होगा, कितना दिमाग लगाया होगा गुप्त काल में। मंदिर का निर्माण भी मस्त था और स्थापत्य कला भी मस्त था, इसीलिए तो स्वर्ण युग की उपाधि दी गई। स्थापत्य कला, इस कला में मंदिर निर्माण कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। पत्थर और ईंटों की सुंदर और भव्य मंदिर बनाई गई। पत्थर की मंदिर अभी भी है और ईंट की मंदिर भी अभी भी भारत में है। इसके स्थापना कला की उन्नति का पता चलता है। इस स्थापना से कला की उन्नति की पता चलता है, इसलिए तो स्वर्ण युग को उपाधि दी गई। अगला है मूर्ति कला। गुप्त कला में देवी देवताओं, भगवान बुद्ध और जैन तीर्थंकर जैसे महावीर की सुंदर मूर्ति बनाई गई। मूर्ति में सौंदर्य, संतुष्ट और भव्य दिखाया गया। मूर्ति एकदम आकर्षक बनाया गया और सौंदर्य और सौंदर्य में अंतर होते हैं। सौंदर्य शरीर से बनता है और सुंदर चेहरा से बनता है ना, गोरे। सौंदर्य सही होता है और सुंदर सही नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। अगला है चित्रकला। चित्रकला के कारण भी हमारे स्वर्ण युग की उपाधि मिली। कैसे? गुप्त कला, गुप्त काल में चित्रकला बहुत प्रसिद्ध था। अतंजता और बाद की गुफाओं की चित्रकला इस कारण की श्रेष्ठ कला का उदाहरण है। चित्रकला, चित्रों में रंगों का भावों का सुंदर प्रयोग किया जाता है। चित्र जो बनाता था एकदम आकर्षक होता था, बहुत प्रसिद्ध अत्यंत और बाध्य गुफाओं की चित्रकला इस श्रेष्ठता का उदाहरण है। इसीलिए तो हम भारत को गुप्त काल में स्वर्ण युग की उपाधि देते हैं। चित्र के कला के आधार, मूर्ति कला के आधार और विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो विज्ञान और शिक्षा, इस कला में विज्ञान और शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। गणित में, खगोलिक विज्ञान में और चिकित्सा के क्षेत्र में। और इसी समय हमारे आर्यभट्ट, महान आर्यभट्ट वैज्ञानिक भी जन्म लिए थे किस कला में? गुप्त कला में। जैसे हम आर्यभट्ट, सुनिए का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट। तो अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखने से पहले हम जान लेते हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि निम्नलिखित कारण थे, सामाजिक कारण थे और स्थापत्य कला थे और मूर्ति कला थे, चित्रकला थे और उसमें आर्यभट्ट जैसे महान दार्शनिक आदि सब आए थे। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ही क्रांति थी। इस तरह के ही कारण के वजह से हम कहते हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग की उपाधि देते हैं। और अब देखते हैं लास्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न आप 2027 की बोर्ड एग्जाम में, लगभग जैक बोर्ड की बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाला है और बिहार बोर्ड में तो संभव है कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है विक्रम द्वितीय की उपलब्ध का वर्णन करा। मतलब उसने क्या क्या किया है अपने शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे पहले आप तो जानते होंगे कि गुप्त वंश से था चंद्रगुप्त द्वितीय, और सबसे महान राजा था गुप्त वंश का सम्राट। और यही जो था चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे महान था, किसी से डरता नहीं था। विक्रमदायित्य किसी से डरता नहीं था। पूरा साम्राज्य के बहुत बड़ा विस्तार किया, साम्राज्य को फैलाया इसने चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम महाद्वितीय ने। और कुशल कूटनीति अपनाती थी, यह बहुत चालाक थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। सुशासन और न्याय की व्यवस्था यह अपनाती थी। अपने ये शासन काल में किसी पर अहिंसा नहीं, मतलब किसी में अशांति नहीं फैलने देते थे किसी भी जगह में। अपने पूरा शासन काल में सोच सकते हैं कितना महान था, इसीलिए तो कुशल और कूटनीति वाले आदमी भी बोला जाता है इसे। कला और साहित्य का विकास था किसे? इसके साम्राज्य में। किसके साम्राज्य में? समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कला और साहित्य की बहुत ज़्यादा ही विकास हुई थी। और धार्मिक सहिष्णुता भी इसके शासनकाल में चल रहे थे। तो हम सब देखते हैं डिटेल में एक्सप्लेनर के साथ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमदायित्व की उपलब्धि का वर्णन करें। मतलब विक्रमदायित्व, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमदायित्व कहते हैं। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनर है। हम सब चंद्रगुप्त द्वितीय का उपलब्धि के बारे में हम सभी जान रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये गुप्त वंश
से थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से था? गुप्त वंश से था और सबसे महान राजा थे। चंद्रगुप्त वंश का सबसे महान राजा अगर पूछेगा कि गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा महान राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य बहुत शक्तिशाली और समृद्ध हुआ। उसी के शासनकाल में साम्राज्य बहुत शक्तिशाली और समृद्ध मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हुआ, बहुत ज़्यादा धन हुआ। उसी के शासनकाल में जब यह राजा बना था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो अपने शासनकाल में पूरा एकदम साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया था, विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अपना साम्राज्य बना लिया था सेना के बल पे। सेना ही अपने देश, सेना ही तो किसी देश का या फिर किसी राजा का पावर होता है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बना लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय अपने शासनकाल में। गुप्त वंश का बहुत सारा राजा था, लेकिन इसमें से उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसीलिए यह प्रश्न हमेशा पूछता है एग्जाम में। अब उसका उपलब्धि थी में देखेंगे कि साम्राज्य का विकास। साम्राज्य का विकास। चंद्रगुप्त द्वितीय एक वीर और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित करके गुप्त साम्राज्य का विकास किया। शक शासकों, शक मन एक शक वंश था और उसके शासक मन शक का वंश का जो भी एक राजा था उसको हराकर उन्होंने पश्चिम भारत को अपने साम्राज्य मिला लिया। सोचो, शक शासक को हराकर अपने पश्चिम भारत मतलब अभी बोल सकते हैं कि गुजरात की तरफ को, वो अभी वर्तमान में गुजरात की तरफ को वो अपने देश में वो कर लिया, अब मिला लिया अपने साम्राज्य में और साम्राज्य को मजबूत बनाया। अगला उपलब्धि है गुप्त विक्रम द्वितीय विक्रमदायित्व की। वह एक कुशल कूटनीति भी थे, बहुत ज़्यादा चालाक भी थे। कुशल मतलब बहुत ज़्यादा और कूटनीति मतलब चालाक। उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उनकी नीतियों के कारण गुप्त साम्राज्य लंबे समय तक सुरक्षित और शक्तिशाली बना रहा। उसके सही नीति और कुशल और चालाकी के कारण गुप्त साम्राज्य बहुत समय तक सुरक्षित भी बना रहा और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी बना रहा। अगला उपलब्धि है उसका सुशासन और न्याय। उसके साम्राज्य में सुशासन कैसे चलता था, न्याय व्यवस्था कैसे चलता था। गुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय पूरा नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय एक न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में देश में शांति व्यवस्था और सुरक्षा थी। प्रजा खुशी और संतुष्ट रहते थे। जब चंद्रगुप्त शासन करता था, अपना पूरा साम्राज्य का राजा बना हुआ था, तो उसके शासनकाल में पूरा देश शांति रहता था। पूरा देश में शांति की माहौल बनी रहती थी और सही और सुरक्षित व्यवस्था रहते थे। प्रजा कहने का मतलब जनता सुरक्षित रहते थे और संतुष्ट रहते थे। अगला उपलब्धि है कला और साहित्य का विकास। कला और साहित्य का विकास उनके शासनकाल में गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। सोचो, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ही गुप्त स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके शासनकाल में अगर पूछ लेगा गुप्त वंश का कौन सा शासनकाल है, कौन सा राजा है जिसे हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, तो विक्रमदायित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। इसीलिए तो हम अगले प्रश्न आप सबको बताया कि गुप्त काल में भारत को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। यह भी एक उपलब्धि है, यह भी एक कारण आप लिख सकते थे उस क्वेश्चन नंबर 4 में। उनके दबाव में कालिदास मतलब उनके दरबार में मतलब उनके हमेशा राजा के जो राजमहल होते हैं वहाँ हमेशा कालिदास, धनवंती, इब्राहिमी जैसे महान विद्वान थे। ये सब विद्वान का नाम है, उनके शासन उसके दरबार में रहता था। इस समय संस्कृति, साहित्य और कला विज्ञान का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। गुप्त काल में ही संस्कृति और विज्ञान की और कला की क्षेत्र में विकास हुआ। अगला उपलब्धि है धर्म सहिष्णुता। धर्म सहिष्णुता का मतलब है चंद्रगुप्त द्वितीय सभी धर्मों का सम्मान करते थे। मतलब एक तरह से अशोक की तरह ही ये भी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके शासन में धार्मिक शांति बनी हुई थी। उसके शासन में बहुत ज़्यादा धार्मिक शांति बनी हुई थी। तो इसी के साथ हमारा 5 ऑफ दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 5 ऑफ दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समाप्त कर दिए हम सब। और आप सबको बता देते हैं कि ये प्रश्न लगभग 2 या 3 बार इस वीडियो को देखेंगे ना, तो यह पूरी तरह से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट के साथ बैठ जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं याद करने की ज़रूरत है। सिर्फ 2 या 3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप पूरी तरह से
याद हो जाएगा। और अगला भी वीडियो हम आपको बता दिए हैं, ज्योग्राफी की 5 ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट 2027 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में बता दिए हैं। मेरा चैनल पेज में जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।